गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हिमांशु सिंह साकेत आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग का ज्योग्राफी का सेट नंबर 10 है। ओके, यूपीपीएससी आरओ के जो एग्जाम आने वाला है, ठीक है। आई होप जनवरी में एग्जाम है इसका, ठीक है। और आपके पास टाइम कम बचा है तो अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें, ठीक है। थोड़ा सा फेस्टिवल का टाइम है तो हो सकता है आपको डिस्ट्रक्शन हो, बट उसके साथ साथ, त्योहारों के साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू रखें। रिवीजन एंड प्रैक्टिस इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। तो जितना हो सके उतना रिवीजन और प्रैक्टिस करते रहे। क्लियर है? ओके। तो चलिए हम लोग ज्योग्राफी के नेक्स्ट सेट पे चलते हैं। पिछले आपके 9 सेट आ चुके हैं, इसमें बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट्स, क्वेश्चंस और एक्सप्लेनेशन आप उन वीडियोस को देख सकते हैं चैनल की प्लेलिस्ट में। ओके, तो आज हम लोगों का जो टेस्ट नंबर है वो है 10। ओके, तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं, ठीक है। तो एंड तक बने रहिएगा, काफी कुछ नया इसमें आपको जानने के लिए मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं सीधे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है भाई? सुमेलित करना है। ये इधर फसल दिए गए हैं, इधर मौसम दिए गए हैं। क्लियर है? ओके, देखिए बेसिक सी बात बता दूं, जो फसल सीजन होते हैं ना आपके, मुख्य रूप से 3 फसल सीजन है। कौन कौन सी? रबी, खरीफ और जायद। ओके, यहां पे मैं रबी की फसल के बारे में बताऊं। देखिए रबी की जो फसल है, ओके, ये इसका जो टाइम है ना, ये अभी जो ये चल रहा है अक्टूबर नवंबर, इसकी बुआई जो होती है, बुआई ये अक्टूबर और नवंबर के टाइम में होती है, जब तापमान थोड़ा कम रहता है, मौसम हल्का ड्राई रहता है, ठीक है ना। ऐसे सिचुएशन में इसकी बुआई होती है और लगभग 5-6 महीने बाद वही मार्च और अप्रैल का टाइम जो होता है, अप्रैल, इसमें क्या होगा भाई? इसकी कटाई होनी शुरू हो जाती है, ठीक है ना, क्योंकि इस समय फसलें ये पक चुकी होती है। क्लियर है? तो एक पहला सीजन हो गया आपका रबी की फसल। इसकी फसलों में एग्जाम्पल अगर हम ले लें तो कौन कौन सी फसल इसमें आती है? तो रबी की फसल में आपका हो गया गेहूं, जौ। इन फसलों के नाम याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं और मुख्यतः समीक्षा अधिकारी जैसे एग्जाम में। गेहूं, जौ, चना, सरसों, मटर, ओके, अलसी, ठीक है। क्लियर? तो ये कुछ महत्वपूर्ण इसमें फसल है। आलू हो गया, इसके अलावा ये सब भी इसी में आ जाता है, ठीक। तो ये किस में आता है? रबी के सीजन में। क्लियर? नंबर 2 चलते हैं हम लोग खरीफ की फसल में। खरीफ की जो फसल है ये, अब जब ये हम लोग देखें खरीफ की फसल को, ऐसी फसल है ये, इनको बेसिकली स्टार्टिंग में वाटर या इरिगेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो ये जनरली जब मॉनसून का आगमन होता है ना, तब इनकी बुआई होती है, मॉनसून के आगमन के समय, आगमन। ओके, और ये कब होता है? लगभग आपका जून जुलाई, जून जुलाई। क्लियर है? और इसकी कटाई जो होती है वो यही जाके आपका अक्टूबर नवंबर, कटाई का समय जो होता है इसका वो है अक्टूबर नवंबर का टाइम। क्लियर है? यानी ये जो मौसम है इस समय, अब इनमें क्या हो रहा है? खरीफ की फसल की कटाई हो रहेगी। इसमें मुख्य रूप से हम देखें कौन कौन सी फसलें आती हैं भाई, तो आपका हो गया धान, ठीक है, ज्वार, बाजरा, मक्का, ओके, कपास, मूंगफली, ओके। इसके अलावा आपका क्या हो जाएगा? धान, ज्वार, बाजरा, कपास, मूंगफली, ठीक है। गन्ना हो गया, बड़ी महत्वपूर्ण फसल यूपी के लिए, ठीक। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फसलें हैं जो खरीफ के सीजन में हम लोग इंक्लूड करते हैं। क्लियर है? ओके। और तीसरी जो है आपका सीजन, थर्ड यहीं पे नीचे, ये हो गया आपका जायद। ओके, तो इसका जो टाइम पीरियड है जायद का, वो रबी और खरीफ के बीच में जो टाइम फ्रेम पड़ता है उसमें। तो जनरली ये मार्च अप्रैल के समय में बोई जाती है, मार्च अप्रैल के टाइम में। ओके, और इसमें जो आपकी प्रमुख फसलें हैं, तो एक तो आपके जो ऐसे खरबूजा या तरबूज, ठीक है, तरबूज, इस टाइप के, ककड़ी हो गया, खीरा हो गया, ठीक है, मूंग, उड़द, ओके, ये जो पल्सेस हैं इसमें, और आपका सूरजमुखी,
सूरजमुखी, ये कुछ इसमें एग्जाम्पल हो गए आपके जायद की फसलों में। क्लियर है? तो ये 3 फसल सीजन है, रबी, खरीफ और जायद, जिनका मैंने यहाँ पे बुआई का समय और कटाई का समय आपको बता दिया। क्लियर? इनके एग्जाम्पल भी साथ में दे दिए। एक चीज नोटिस करने वाली है, इसमें जो सूरजमुखी है ना, सूरजमुखी जो है ये जायद में, खरीफ में और रबी, इन तीनों सीजनों में उगाया जा सकता है। क्लियर है? तो ये तीनों में भी अगर आप इसको काउंट करें तो भी आपका आंसर सही होगा। ओके, तो चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। इसमें देखिए क्या है, इधर फसल है, इधर मौसम दिया गया। तो सूरजमुखी ये तो चूंकि तीनों में है तो अभी इसको छोड़ो, पहले आगे की बात करते हैं हम। खरबूजा किस सीजन का फसल है भाई? ये जायद का। ठीक है? ओके, कपास, कपास अभी हमने पीछे देखा था, देखिए कपास कहां पे है, कहां गया आपका कपास, ये रहा। ओके, किसका है ये? खरीफ का एग्जाम्पल हो गया। चलें आगे, खरीफ हो गया। अलसी, अलसी अभी हमने देखा था, किसमें था वो? रबी के सीजन में था। ठीक है? और सूरजमुखी अंत में आपका बचता है, ये सभी मौसम में है। ठीक है? खरीफ, रबी और जायद तीनों में हो जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 4 एंड 2 एंड 1 एंड 3, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो आप इनके एग्जाम्पल और ये सारी चीजें याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, सॉरी 2 पे। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है? ओके, इंडिया के कोस्टल रीजन की बात करें, ओके, लगभग टोटल कोस्टल रीजन जो है हमारा 75,7516.6 किलोमीटर का। ओके, जिसमें अगर हम बात करें जो मेन मुख्य लैंड है हमारा, जो मुख्य, इसके अलावा अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप भी हैं। ठीक है? टोटल मिला के वो है 7516.6। ओके, लेकिन अगर हम मुख्य भूमि की बात करें अंडमान निकोबार लक्षद्वीप को छोड़ के, तो लगभग 6100 किलोमीटर की इनकी लेंथ है। ओके, जिसमें अगर हम बात करें सबसे लंबी लेंथ जो है ये यहां से लेके ये कच्छ और काठियावाड़ वाला जो क्षेत्र है ना, ये तटरेखा, ये गुजरात में आता है आपका। ओके, और इस तटरेखा की लंबाई सबसे लॉन्गेस्ट है, कितना भाई? 1600 किलोमीटर। क्लियर? ओके, इसके बाद हम लोग चलते हैं यहां पे, ये हो गया आपका तमिलनाडु, फिर ऊपर है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, इधर आपका इसके नीचे आ जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है? तमिलनाडु 1076 किलोमीटर। ओके, आंध्र प्रदेश 975 किलोमीटर। ओके, महाराष्ट्र हो गया 720 किलोमीटर, और यहीं पे छोटा सा एक गोवा है, गोवा सबसे स्मॉलेस्ट है, जिसमें लगभग 160 किलोमीटर की इसकी जो तटीय रेखा है उसकी लंबाई है। क्लियर है? तो आई होप आपको इसमें आंसर मिल गया होगा। तो सबसे लॉन्गेस्ट कौन हो गया भाई? गुजरात हो गया आपका आंसर, ये गुजरात। ठीक है? इसके बाद आपका तमिलनाडु आ जाएगा 1076 किलोमीटर के साथ, फिर आंध्र प्रदेश आ जाएगा। ओके, फिर महाराष्ट्र आ जाएगा, लास्ट में सबसे छोटा है केरला, इसके ऊपर है आपका वेस्ट बंगाल। ठीक है ना? तो इतना आपको ध्यान रखना है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इधर देश दिए गए, इधर लौ अयस्क उत्पादक क्षेत्र दिए गए। देखिए बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। जनरली जो वर्ल्ड वाइड जो रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, मिनरल्स रिसोर्सेज हैं, उनसे रिलेटेड जो माइंस है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। ओके, जिससे बेसिकली अगर हम बात करें तो आयरन ओर हो गया, कोल हो गया, यूरेनियम हो गया, ऐसे कुछ बॉक्साइट हो गया, ऐसे कुछ जो प्रमुख खनिज हैं, इनसे जुड़ी हुई जो खदानें हैं या माइंस हैं, उनकी लोकेशंस इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके एग्जाम के लिए। क्लियर है? इंडिया में भी और ऑल अराउंड वर्ल्ड भी हम लोग बात करें अगर, तो इस क्वेश्चन में दिया गया है, इधर कंट्री है, इधर उनके आयरन और लौ अयस्क उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है? तो देखिए मैं कुछ प्रमुख आयरन और क्षेत्रों की बात बताऊं, अगर जैसे ब्राजील की बात करो, ब्राजील, ब्राजील में है काराजास, CARAJAS, काराजास आयरन और माइन है। ठीक है ना? जो कि ब्राजील में एक लार्जेस्ट, साउथ अमेरिका का लार्जेस्ट आयरन और माइन है, जहां से आयरन और का उत्पादन किया जाता है, और यहां से मुख्यतः जो आयरन और निकलता है वो चाइना और जापान जैसे देशों को भेजा जाता है। आपको पता होगा जापान का खुद का अपना रिजर्व नहीं है, वो बाहर के देशों के इंपोर्ट पर निर्भर करता है। क्लियर है? ओके, तो काराजास रेंड का, काराजास आयरन और माइन कहां होगी? ब्राजील। अब नॉर्थ अमेरिका की बात करें, ये तो साउथ अमेरिका हो गया। नॉर्थ अमेरिका में जो सुपीरियर लेक है ना, सुपीरियर लेक, ग्रेट लेक्स में सबसे बड़ी लेक जो है सुपीरियर लेक, उसके पूर्व में आपका है मेसाबी रेंज। कौन सी रेंज? मेसाबी माउंटेन रेंज है, मेसाबी रेंज।
ओके, इसी के पास से आपका मिसिसिपी रिवर और इसके पूरब में आपका सेंट लुइस रिवर पास होती है। तो मेसाबी रेंज जो हो गया आपका अमेरिका में, ये सुपीरियर लेक के पास वाला एरिया, यहाँ पे भी ये भी आपका आयरन ओर के लिए बड़ा फेमस है। इसके अलावा और हम बात करें साउथ अफ्रीका में बात कर लें, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, तो यहाँ पे साउथ अफ्रीका जो है वहां पे ट्रांसवाल आपका जो आयरन ओर माइंस है वो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है साउथ अफ्रीका में। ओके, इसके अलावा यूरोप में अगर हम देखें तो यूरोप में बड़े महत्वपूर्ण है, जैसे रूर एरिया जो है आपका कहां पे है भाई, जर्मनी में। ओके, इसके अलावा ओके, हालांकि ये कोल बेसिन, कोल के लिए ज्यादा जाना जाता है, लेकिन यहाँ पे आयरन ओर के भी सेडिमेंट्स आपके पाए जाते हैं। इसके अलावा और हम बात करें इन क्षेत्रों में, तो चलिए आगे, रूर के अलावा हम चलते हैं फ्रांस में। ओके, फ्रांस, इस फ्रांस एरिया में अगर हम देखें तो पेरेनीज, इसके अलावा लॉरेन, इनके नाम याद रखिएगा, लॉरेन, और इसके अलावा नरमंडी, ये कहां पे है, आयरन ओर एरिया, ये फ्रांस के महत्वपूर्ण आयरन ओर एरिया है। स्पेन में देखें अगर हम, स्पेन में आपका, तो स्पेन का बिलबाओ ये स्पेन का प्रमुख आयरन ओर एरिया हो गया, ठीक है ना। एशिया की बात करें हम, एशिया में देखिए कजाकिस्तान जो है, कजाकिस्तान बड़ा महत्वपूर्ण है ये। ओके, कजाकिस्तान में कारागंडा, ओके, कजाकिस्तान में कारागंडा, ओके, और यहाँ पे ये बड़ा महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ मंचूरिया क्षेत्र देखें, मंचूरिया रीजन, ये हो गया आपका चीन में, ये भी आयरन ओर के लिए बड़ा फेमस है। मंचूरियन जो प्रायद्वीप वाला एरिया है, मंचूरियन एरिया, वो आयरन ओर के रिजर्व वहां पे काफी मात्रा में मिलते हैं। क्लियर है। इसके अलावा एशिया में, हमारा इंडिया में भी देख ले, जो आपका कुद्रेमुख वगैरह है, आयरन ओर माइंस, ये बड़े फेमस है। ओके, कर्नाटक क्षेत्र में। क्लियर। और भाई कहां कहां पे मिलेगा आपका, ऑस्ट्रेलिया में चलें, ऑस्ट्रेलिया में भी जो आपका ऑस्ट्रेलियन रीजन है, यहां पे बड़ा फेमस आयरन ओर माइंस है जिसका नाम है पिलबरा। ओके, PILBARA, पिलबरा आयरन ओर माइंस। तो ये कुछ प्रमुख विश्व के क्या है भाई, लौ अयस्क क्षेत्र है, ठीक है। इन सभी के नाम और उनके लोकेशन कौन सी कंट्री में, ये याद रखना है, ठीक। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे, कौन सही सुमेलित नहीं है पूछा है। कजाकिस्तान कारागंडा सही है, अभी हमने देखा ये कारागंडा। ओके, यूक्रेन में क्रिवॉय रॉग, हाँ, यूरोप में ये वाला नाम भी याद रखिएगा, क्रिवॉय रॉग, ये जो है यूक्रेन के पूर्वी सीमा पर सिचुएटेड एक आयरन ओर माइन है जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है। क्लियर है। ओके, और इसी के अलावा यूक्रेन से जुड़ा एक और एरिया मैं बता दूं, डॉनबास, DONBASS, डॉनबास, ये भी सेंट्रल और ईस्ट यूक्रेन में पड़ता है आपका। ये कोल रिजर्व के लिए फेमस है, कोल रिजर्व। ओके, और जो रसिया है ना, वो इसके पूर्वी हिस्से पे मुख्य रूप से इसलिए भी अपना कैप्चर करना चाहता है, अपनी अब इस हिस्से को कब्जा करना चाहता है ताकि उनको इन क्षेत्रों पे अपनी अथॉरिटी मिल सके। क्लियर है। तो देख रहे हैं यहाँ पे कोल माइंस है और यहाँ पे आयरन ओर माइंस, जो कि आपके यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में मुख्य रूप से पड़ते हैं, ठीक है। तो डॉनबास और क्रिवॉय रॉग ये यूक्रेन का हो गया। फ्रांस में पेरिनीज हमने देखा था, फ्रांस के पेरिनीज, लॉरेन और नरमंडी, ये फ्रांस में है। तो पेरिनीज फ्रांस सही है। जर्मनी, ये नरमंडी यहां जर्मनी में नहीं, किसमें है भाई आपका, ये फ्रांस में है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। क्लियर है। ओके, तो आंसर आपका सी हो गया। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तुलबुल परियोजना, तो जो हमारी सिंधु नदी है और इसकी जो सहायक नदियां हैं, क्लियर है। ओके, 5 नदियां, झेलम, रावी, चेनाब, सतलज, ओके, व्यास। ओके, तो इन नदियों में अगर हम देखें, तुलबुल जो परियोजना है ये किस नदी पर है, तो सबसे पहले जो तुलबुल है ये आपकी झेलम नदी जो है, झेलम। ओके, इसी झेलम नदी को एंशियंट लिटरेचर जब आप पढ़ेंगे, एंशियंट हिस्ट्री, उसमें इसको वितस्ता के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, वितस्ता। ओके, तो ये जो झेलम नदी है, ये यहां पर जब ओरिजिनेट होके आगे बढ़ती है, आगे इसमें पड़ता है कौन सी लेक, वूलर लेक, वूलर झील।
ओके, वूलर झील जो कि इंडिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट जो है फ्रेश वाटर लेक है, ताजे पानी की झील है, जिसको वाटर की सप्लाई किस नदी से होती है? मुख्य रूप से इसी झेलम से। और इसी के माउथ पर वूलर झील के जो माउथ है उसी पर आपका ये तुलबुल परियोजना है, इसी झेलम नदी के ऊपर। क्लियर है? तो ये हो गया आपका झेलम से रिलेटेड। क्लियर? इसके अलावा भाई आपका रावी, व्यास, सतलज, इन नदियों से भी जुड़े हुए कुछ आपके प्रोजेक्ट है, तो उनको आप लोग देखिएगा, ये एग्जाम में आ जाते हैं। वन अनुसंधान संस्थान, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, एफआरआई की बात कर रहा है, ये कहां पे है? एफआरआई जो है इसका 1906 में एस्टेब्लिशमेंट किया गया था, उस समय इसका नाम था इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो था। ओके, बाद में इसका नाम चेंज करके फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कर दिया गया। 1906 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, और इसकी लोकेशन जो है उत्तराखंड के देहरादून में पड़ता है। क्लियर है? ओके, यहाँ पे आपको पता होगा जो स्टेट में फॉरेस्ट सर्विसेज एग्जाम होते हैं उनके जो कैंडिडेट होते हैं, साथ ही साथ जो भारतीय वन सेवा जो होती है, ठीक है ना, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस IFOS जो होते हैं, उनके भी जो सेलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं यहाँ पे बेसिकली उनके ट्रेनिंग व्रेनिंग का काम चलता है, कैडर वगैरह जो फिर आगे बाद में अलग अलग कैडर में भेज दिए जाते हैं। क्लियर है? तो ये एफआरआई जो है बड़ा महत्वपूर्ण है। ओके, और इसके अगर हम बात करें, इसकी जो वेस्टर्न बाउंड्री है, इसी एफआरआई के साइड से पश्चिमी सीमा से निकल के जाती है एक नदी, उसका नाम क्या है? टोन्स रिवर, जो किसकी सहायक है? कमेंट बॉक्स में लिखें फटाक से। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। ओशनिक नेशनल पार्क। देखिए, ओशनिक नेशनल पार्क या मरीन नेशनल पार्क की हम बात करें तो इंडिया में एट प्रेजेंट कौन है? टोटल 6 मरीन नेशनल पार्क है, जिसमें अगर मैं लोकेशंस की बात करूं, ओके, तो पहला तो हो गया आपका ये वाला जो एरिया है, जामनगर। जामनगर का जो रीजन है, यहां पे आपका कच्छ मरीन नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क ये आपका सबसे पहला जो मरीन नेशनल पार्क है, इसी को बनाया गया था 1982 में। ईयर है आपका 1982 में। ये भारत का पहला मरीन या ओशनिक नेशनल पार्क है, ठीक है ना। यहाँ पे जो इस एरिया में जो मरीन बायोडाइवर्सिटी है, इकोसिस्टम है, ठीक है ना, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, वहां पे कंजर्व करने के लिए इसमें आपको कोरल रीफ्स वगैरह और फिशेज, उनकी बहुत सारी स्पीसीज ये सब देखने को मिलती है। तो इस वजह से इसको नेशनल पार्क घोषित किया गया, मरीन नेशनल पार्क। क्लियर है? तो एक आपका ये हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दूसरा हो गया आपका मलवान। ओके, मलवान आपका कहां पे है? नेशनल पार्क है ये, मरीन नेशनल पार्क महाराष्ट्र में। ओके, इसके अलावा हम बात करें भाई यहाँ पे जो गल्फ ऑफ मन्नार है, तमिलनाडु, गल्फ ऑफ मन्नार की खाड़ी, ओके, ये हो गया आपका तमिलनाडु। इसके अलावा आपका देखें हम यहाँ पे तो गहीर माथा कहां पर हो गया भाई? ये आपका ये हो गया ओडिशा में। ओके, गहीर माथा ये भी हो गया। इसके अलावा हम देखें अंडमान निकोबार में 2 है, ठीक है, कौन कौन से? झांसी रानी मरीन नेशनल पार्क, और एक हो गया महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क। ये दोनों ही किसमें है? अंडमान और निकोबार में है। क्लियर है? ओके, तो ऐसे टोटल मिला के गहीर माता हो गया, मलवान हो गया, ठीक है, महाराष्ट्र, कच्छ, तो टोटल कितने हो गए भाई? नंबर 6 हो गए। क्लियर? तो ये भारत के 6 मरीन नेशनल पार्क हैं, जिसमें अगर हम बात करें सबसे पहला कौन सा हो गया आपका? कच्छ का, जो 1892 में डिक्लेयर किया गया, सॉरी 1982 में डिक्लेयर किया गया था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग, इनकी लोकेशन याद रखिएगा। व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम, यानी ट्रेड फैसिलिटेशन एंड क्राफ्ट सेंटर एंड क्राफ्ट म्यूजियम जो है आपका, इसकी बात की जा रही है। ये जो है आपका उत्तर प्रदेश के किस जनपद में इसको स्थापित किया गया या स्टार्ट हुआ वहां पे? तो हम देखें, ये जो व्यापार सुविधा केंद्र है, क्राफ्ट म्यूजियम, ये किससे रिलेटेड है? जो हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम्स वगैरह होते हैं ना, ठीक है ना, जो बुनकर होते हैं, हाथों से कढ़ाई बुनाई करते हैं, बाकी हाथों से जो सामान बनाते हैं, ओके, तो उनको
एक आइडेंटिटी देने के लिए, उनके व्यापार को वृद्धि करने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए, ठीक है ना, एक तरीके से यहाँ पे सुविधा केंद्र बनाया गया। और जो इस तरीके के आर्टिस्टिक एग्जाम्पल्स हैं उनको उस म्यूजियम, एक म्यूजियम भी उसी में बनाया गया जिसमें वहां पे उनको पब्लिक के लिए कि भाई ये जो हैंडलूम्स के ये हमारे एग्जाम्पल है, तो उससे जुड़े हुए व्यक्तित्व और जो उनकी जो कलाकारी है, ठीक है ना, यानी हाथ से बनाए हुए जो सामान है उनको इन म्यूजियम में रखा जाता है। तो इसकी जो स्थापना की गई वो कहां पे, वाराणसी में की गई है, ठीक है ना। ओके, व्यापार सुविधा केंद्र एंड क्राफ्ट म्यूजियम, तो ये लोकेशन याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए जो स्पेशल क्वेश्चन आते हैं उसमें ऐसे प्रमुख संस्थान, ऐसे प्रमुख सेंटर या फिर कुछ इस तरीके के जो महत्वपूर्ण व्यापार या कुछ किसी भी चीज से, सांस्कृतिक परिदृश्य से अगर हम बात करें, जो ऐसे संस्थान महत्वपूर्ण है उनकी लोकेशन आपको कि किस सिटी में, किस डिस्ट्रिक्ट में है वो, ये सब पॉइंट आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है ना। तो ये आंसर हो गया आपका वाराणसी। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल होता है। देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र जो है हमारा पूरा इकोसिस्टम, यानी हम पूरे अपने बायोस्फीयर की बात करें, क्लियर है, इस पे जो एनर्जी का जो प्राइमरी सोर्स है वही प्रेरक बल के रूप में काम करता है। प्रेरक बल क्या होता है कि भाई जब तक उनको एनर्जी नहीं मिलेगी तब तक वो आगे, ठीक है ना, आगे क्या नहीं करेंगे, प्रोसीड नहीं करेंगे, वो उनके अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, बाकी जो प्रक्रियाएं होती हैं वो नहीं होंगी। तो एनर्जी जो होती है यहाँ पे मुख्य प्रेरक बल के रूप में काम करती है। और ये जो एनर्जी है, ये इसका जो हमारी पृथ्वी पे जो प्राइमरी सोर्स है वो कौन है, सौर ऊर्जा है, क्लियर है। तो ये सौर ऊर्जा ही हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के, सभी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए क्या काम करती है, प्रेरक बल का काम करती है। जिसमें अगर हम बात करें, जैसे आपको फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी भी पारिस्थितिक तंत्र की बात करें, जैसे हम स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में देखें, तो यहाँ पे जो प्राथमिक उत्पादक होते हैं, प्राथमिक प्राइमरी प्रोड्यूसर, उत्पादक होते हैं, मुख्य रूप से आपके जो पौधे हो गए, पेड़ पौधे, तो इसमें अब इनको क्या होगा, सनलाइट की जरूरत होगी, क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये भोजन निर्माण करेंगे, ठीक है ना। तो सनलाइट अगर नहीं होगा तो ये भोजन का निर्माण नहीं करेंगे, ठीक है ना, डेड हो जाएंगे, ठीक है ना, वहां पे पारिस्थितिकी तंत्र समाप्त हो जाएगा। तो जो प्रेरक बल है वहां पे मुख्य रूप से कौन है, सौर ऊर्जा है, क्लियर। ओके, इस पॉइंट को ध्यान रखें। निम्नलिखित में से कौन सा लौह धातु के क्षयकरण में आवश्यक होता है, तो आयरन जो होता है, आयरन को रस्टिंग, या जिसको क्षयकरण कहे हम, जंग लगना कहते हैं, या इसको कहते हैं हम लोग रस्टिंग। ओके, इससे क्षय होता है आयरन का। तो जब कोई आयरन होता है, अगर वो ऑक्सीजन और नमी, मॉइस्चर, इन दोनों के कांटेक्ट में जब वो आता है तो वो जो आयरन जो होता है ना, वो ऑक्साइड्स उनके कन्वर्ट होते हैं। ओके, और इसकी वजह से क्या होता है, उसमें रस्टिंग होती है, जंग लगता है, जिससे उसका वेट जो होता है वो कम हो जाता है, ठीक है ना, और उसका वेदरिंग हो जाता है, क्षय हो जाता है, और धीरे धीरे वो क्या होने लगता है, खराब होकर टूटने लगता है, ठीक है ना। तो इसमें लोहे में क्या होता है, ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति में ये प्रक्रिया होती है। ओके, इसीलिए क्या किया जाता है, जनरली लोहों को जंग से बचाने के लिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है, लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है, उस पर जिंक जो होता है, जिंक जस्ते का, ओके, उसकी कोटिंग की जाती है, परत चढ़ाई जाती है, या उसकी परत जो होती है उससे कोट किया जाता है, ताकि ये नमी को क्या कर सकते हैं, उसके मेन सरफेस पे पहुंचने से रोक सके, क्लियर है। तो यहाँ पे इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा, और ऑक्सीजन और नमी ये भी आपका महत्वपूर्ण हो जाएगा रस्टिंग के लिए, क्लियर। आगे बढ़े हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। रामसर सम्मेलन संबंधित है, रामसर सम्मेलन, ओके, ये देखिए किससे संबंधित है। सबसे पहले हम बात करें, यूनेस्को जो है ना, यूनेस्को, इसके अंतर्गत, ठीक है ना, 1971 की घटना है ये। एक कन्वेंशन होता है, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन होता है, कहां पे, ईरान में। ईरान का एक शहर है जिसका नाम है रामसर, रामसर, वहां पे ये सम्मेलन होता है। सम्मेलन की डेट है 2 फरवरी। ओके, 2 फरवरी को सम्मेलन होता है, जिसमें विश्व के जो प्रमुख, ओके, क्या है, आर्द्र भूमियां हैं, मार्शलैंड है, ओके, ऐसे दलदली क्षेत्र हैं, ओके, जहां पे वहां की अपनी एक स्पेसिफिक
इकोसिस्टम है, ठीक है। तो ऐसे रामसर सम्मेलन को, सॉरी रामसर सम्मेलन, ऐसे वेटलैंड्स को क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके कंजर्वेशन के लिए, उनके सस्टेनेबल यूज के लिए एक कन्वेंशन किया गया ईरान के रामसर सिटी में 2 फरवरी को। इसी सम्मेलन का नाम था रामसर सम्मेलन। ओके, हमने बता दिया। तो ये आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए काम किया गया इसमें। ओके, तो इस जो ये आपका कन्वेंशन था, ये 1975 में, जुलाई 1975 में इसको इन्फोर्स किया गया, लागू किया गया। और इंडिया जो है, क्या इंडिया इसका मेंबर है? यस, इंडिया 1 फरवरी 1982 को, ओके ध्यान रखिएगा, 71 में यह सम्मेलन हुआ, 82 में 11 साल बाद 1 फरवरी 1982 को भारत ने क्या किया, इस सम्मेलन पे हस्ताक्षर किए, ठीक है ना। यानी इस कन्वेंशन पे उसने साइन किया, किसने? इंडिया ने। क्लियर। और एट प्रेजेंट 2023 तक की बात करें अगर हम लोग, तो इंडिया में टोटल कितने 75 रामसर साइट हैं, रामसर स्थल है। क्लियर है? ओके, जिसमें अगर हम बात करें मुख्य रूप से, देखिए इंडिया में जितने ये 75 रामसर साइट है, इसमें सबसे ज्यादा रामसर साइट किस राज्य में है? ओके, महत्वपूर्ण प्रश्न है, सबसे ज्यादा रामसर साइट किस राज्य में है? तो ये है आपका तमिलनाडु स्टेट, जहां पे टोटल 14 रामसर साइट है। ओके, इनके नाम जानने की आपको जरूरत नहीं है, बस डिजिट याद रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन नाम अगर आप देख लें तो अच्छा होगा, क्योंकि कई बार जो लेक्स हैं, वेटलैंड्स हैं, मैचिंग के लिए वो आ सकती हैं, ठीक है ना। तो सभी नाम नहीं, लेकिन जो महत्वपूर्ण नाम है, ओके, उनको तो कम से कम आप लोग देख ही लीजिए एक बार। और ये हो गया तमिलनाडु, जहां पे सबसे ज्यादा रामसर साइट है 14। इसके बाद जो सेकंड नंबर आता है ना, वो है हमारा प्यारा यूपी। ओके, जहां पे टोटल कितनी रामसर साइट है? 10 रामसर साइट है। कौन कौन सी भाई? इन 10 रामसर साइट में देखें अगर हम लोग, तो नंबर 1 है आपका, मैं महत्वपूर्ण नाम लिख दे रहा हूं, कौन से जिले में, सांडी, पक्षी विहार, ये हरदोई। ओके, फिर हो गया सरसई, इटावा। ओके, इसके बाद हो गया आपका समन, पक्षी विहार, मैनपुरी। इसके बाद हो गया समसपुर, रायबरेली। ओके, इसके अलावा हो गया आपका सुरसरोवर, सुरसरोवर, इसको हम लोग कहते हैं कीथम ताल, कीथम लेक के नाम से भी इसको जानते हैं। कहां पे है ये? आगरा में है, यहीं पे लिख दे रहा हूं, आगरा। क्लियर है? सांडी, हरदोई, सरसई, इटावा, समन, मैनपुरी, समसपुर, रायबरेली में है। सुर सरोवर आपका कीथम ताल जो है आपका आगरा में है। ओके, और इसके अलावा और कौन कौन से हैं? बखीरा, बखीरा वन्यजीव जो है आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है आपका, और बर्ड सेंचुरी भी है बखीरा। ये कहां पे है भाई? आपका संत कबीर नगर, संत कबीर नगर। ओके, हैदरपुर, हैदरपुर कहां पे है? ये आपका बिजनौर में। ओके, बिजनौर मुख्य रूप से जो गंगा आपका बैराज है उस पर है ये। हस्तिनापुर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वन्यजीव अभ्यारण्य है, जो कि उत्तर प्रदेश के बिजनौर और मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, ठीक है ना, उसी का ये पार्ट है हैदरपुर। ओके, इसके अलावा ऊपरी गंगा नदी, ऊपरी अपर गंगा नदी, गंगा नदी, ये अगर हम देखें कहां से कहां है? ब्रिज घाट, ब्रिज घाट से नरौरा, नरौरा ओके उत्तर प्रदेश, जहां पे न्यूक्लियर पावर प्लांट भी। तो ब्रिज घाट हो गया आपका गाजियाबाद का हिस्सा, और नरौरा हो गया आपका बुलंदशहर, बुलंदशहर। तो आपका ये हो गया ऊपरी। और नेक्स्ट है आपका अगला हो गया एन से हो गया नवाबगंज, नवाबगंज पक्षी विहार जो है ये कहां पे है भाई? उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में है। और इसका जो नाम है वो चेंज कर दिया गया था, क्या? शहीद चंद्रशेखर, चंद्रशेखर आजाद ओके पक्षी विहार। तो ये आपका उन्नाव में हो गया। क्लियर है? तो आई होप इसमें आपको सभी हो गए होंगे। हैदरपुर, बखीरा, हाँ, और एक और बचा है आपका, 9 हुए ना, एक है अगला, यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, पार्वती अर्गा, पार्वती अर्गा बड़ा ही महत्वपूर्ण है ये भी। पार्वती अर्गा पक्षी विहार आपका, ये भी वेटलैंड है, और ये कहां पे है आपका? गोंडा डिस्ट्रिक्ट में, गोंडा डिस्ट्रिक्ट। क्लियर है? ओके, इसमें जो समन मैनपुरी है ना, ये यहाँ पे सीजनल ऑक्सबो लेक भी है।
ऑक्सबो लेक, ओके, जो कि जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बेसिकली इसका निर्माण कैसे होता है, जो नदियां विसर्प बनाती हैं, जब नदियां अपने मुख्य इन विसर्पों को छोड़ देती है, अपनी सीधी स्ट्रीम पकड़ लेती हैं, तो ये बचे हुए पार्ट ऑक्सबो लेक होते हैं। चूंकि सीजनल ऑक्सबो है, इसमें जब वर्षा ऋतु होती है तब उसमें पानी होता है, अदरवाइज सूख जाता है, ठीक है ना। तो साउथ वेस्ट मानसून से इसको मैक्सिमम वाटर सप्लाई होती है, ठीक। तो ये हो गया। तो आपके ये टोटल कितने हो गए भाई, 10 हो गए। सांडी, हरदोई, सरसई, इटावा, समन, मैनपुरी, समसपुर, रायबरेली, सुर सरोवर हो गया, जिसको कीथम ताल के नाम से भी जानते हैं, आगरा हो गया, पार्वती हरगा गोंडा, नवाबगंज जिसको शहीद चंद्रशेखर आजाद के नाम से जानते हैं, उन्नाव, ऊपरी गंगा नदी जो ब्रिज घाट से नरौरा तक का एरिया है, ये आपका वेटलैंड है, ओके। रामसर साइट है जो कि गाजियाबाद से बुलंदशहर तक फैला हुआ है, हैदरपुर बिजनौर में हो गया, और बखीरा हो गया संत कबीर नगर में। तो ये उत्तर प्रदेश के क्या है, वेटलैंड है, आर्द्र भूमियां है, जो कि रामसर साइट के अंतर्गत शामिल है, ओके, क्लियर। रामसर स्थल है, क्लियर। तो इसके नाम आप याद रखिएगा, बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो रामसर सम्मेलन आर्द्र भूमियों के संरक्षण से, आपका आंसर पता ही है क्या है। आगे बढ़े हम लोग भाई, चल ब्रदर। हाँ, उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति कहाँ रहती है? बुक्सा जनजाति जो है ये उत्तर प्रदेश के बिजनौर इलाके में रहती है। बुक्सा मुख्य रूप से अगर हम देखें तो यहाँ की प्रमुख जनजाति है, और जिसमें हम बात करें उत्तराखंड हो गया, ओके, और यहाँ पे उत्तर प्रदेश, इन सब इलाकों में ये आपकी पाई जाती है। इंडिया में 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें सबसे टॉप मोस्ट जो जनजाति थी वो थी, यानी जनसंख्या के आधार पे, भील जनजाति, ओके। इसके बाद नंबर सेकंड पे गोंड आती है, ठीक है ना। भील जनजाति जो है ये कितने परसेंट, लगभग 38% कुल ट्राइबल पॉपुलेशन का, और ये लगभग 36% कुल ट्राइबल पॉपुलेशन का रखती है, क्लियर है। तो ये बिजनौर से रिलेटेड हो गए, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। प्रमाणित बीज के थैलों पर प्रयोग किए जाने वाले टैग का रंग है, ओके। तो प्रमाणित बीज के जो थैले हैं उन पे ब्लू कलर के टैग का यूज किया जाता है। देखिए बीज जो है आपके ये 4 प्रकार के हैं। पहला सर्टिफाइड सीड होते हैं, बेसिक सीड होते हैं, लेबल सीड होते हैं, और ब्रीडर सीड होते हैं, ठीक है ना। इतने प्रकार के होते हैं जिसमें इनके ऊपर एक टैग लगा होता है, इन थैलों के ऊपर। अब यहाँ पे जो सर्टिफाइड प्रमाणित बीज होते हैं ना, उन पे जो टैग होता है वो ब्लू कलर का होता है, एजोर ब्लू कलर का, क्लियर है। तो आंसर आपका हो गया ए। नेक्स्ट चलते हैं। भारत में निम्नलिखित किस राज्य में थारू जनजाति निवास करती है? थारू एक महत्वपूर्ण जनजाति है, ठीक है। बेसिकली ये जो आपका इंडिया में बात करें तो उत्तर प्रदेश, मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, बिहार, इन क्षेत्रों में फैला हुआ है, पहली चीज, ओके। और दूसरा ये जो हिमालय है, नेपाल वगैरह, इनके तराई क्षेत्रों में ये निवास करते हैं, पहली चीज होगी, ओके। नेक्स्ट बात है कि भाई थारू जनजाति ये जो है ना, ये बुद्धिज्म का जो थेरावादी है, थेरावादी उसका एक सेक्ट उससे रिलेटेड है, उससे मतलब उसको ये मानते हैं, ठीक है ना। और माना भी जाता है इसी थेरावादी वर्ड से इस वर्ड का उत्थान हुआ है, उत्पत्ति हुई है, थारू, ठीक है ना। ये मानते हैं कि इनके पूर्वजों का सर्वनाश लॉर्ड राम ने किया था, इसीलिए ये दिवाली को क्या मनाते हैं, शोक के रूप में भी मनाते हैं, दिवाली को शोक के रूप में मनाते हैं, क्लियर है। तो ये कहां पे, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में रहते हैं, क्लियर है। आगे बढ़े हम लोग। मिट्टी की प्रजातियों में से मृत्तिका अधिकतम जल धारण करती है, और मृत्तिका में रंध्राकाश बड़े आकार के पाए जाते हैं, क्लियर। तो अब देखिए मिट्टी की प्रजातियों में से मृत्तिका जो होती है, मृत्तिका जिसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, क्ले, इंग्लिश में क्ले, मृत्तिका अधिकतम जल धारण करते हैं, ठीक है, ये बात ओके। लेकिन मृत्तिका में रंध्राकाश बड़े आकार के होते हैं, ये बात गलत है। देखिए कैसे, जो आपका मृत्तिका होती है ना, क्ले, ये इसमें जो कण होते हैं, यानी अगर हम बात करें जैसे इस तरीके से, ओके, ये मृत्तिका है, तो इनके बीच में जो ये पोर होते हैं ना, पोर्स, गैप होता है, एयर होती है जो उसके बीच से होते हुए जल नीचे की ओर पहुंचता है, उनको पोर्स कहते हैं। और जब इनके साइज जो है, ये जो पार्टिकल्स है ना, इन कणों के साइज अगर जितने छोटे होंगे, ये पोर्स उतने ही छोटे होते जाएंगे, यानी इनके बीच में गैप कम होता जाएगा, क्लियर है। तो मृत्तिका की बात करें तो इनके जो पार्टिकल होते हैं उनका डायमीटर जो होता है वो 0.002 मिलीमीटर से कम होता है, क्लियर है, 0.002 मिलीमीटर से कम होता है। गाद जो होता है सेकंड नंबर पे, सिल्ट जिसको कहते हैं हम लोग, इसका जो डायमीटर होता है कणों का वो होता है इतने से 0.05 मिलीमीटर के बीच का। और जो सबसे बड़े पार्टिकल होते हैं वो सैंड पार्टिकल्स होते हैं, जिसमें 0.5 से 2 मिलीमीटर का होता है। तो ये जो होता है, जितना कणों का आकार जितना छोटा होगा, कणों का आकार जितना छोटा होगा, उतना ही वो जल को क्या करेंगे, धारण करेंगे,
धारण करने की कैपेसिटी उनकी ज्यादा होगी। क्लियर है? तो इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। चले, तो इसमें मृतिका अधिकतम जल धारण करती है क्योंकि इनके कणों का आकार छोटा है, पोर्स इनके बहुत छोटे होते हैं, ठीक है ना। लेकिन मृतिका में रंध्राकाश बड़े आकार के नहीं, छोटे आकार के होते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए सही है परंतु आर गलत। क्लियर है? ओके, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे। विभिन्न प्रकार की मिट्टियों में जल क्षरण क्षमता का घटता हुआ क्रम, जल धारण, ओके हाँ जल क्षरण ही सही है, यानी ये फिल्ट्रेशन की बात कर रहा है, वाटर फिल्ट्रेशन हो रहा है। तो देखिए सबसे कम किसमें होगा घटता हुआ क्रम, तो सबसे अधिक किसमें होगा? ये होगा बालू में। ओके, बालू में घटता हुआ क्रम पूछा है ना, तो सबसे अधिक, यानी बालू के जो कण बड़े हैं तो उसमें पानी रुक नहीं पाता, पानी ऊपर है नीचे छन के निकल जाएगा। उसके बाद गाद हो गया, जिसको अभी हमने पीछे देखा था, डायमीटर 0.002 से 0.05 के बीच में होता, और उससे भी ज्यादा कम होता है जो फिल्ट्रेशन होता है मृतिका में होता है। मृतिका जो होती है, जो चिकनी मिट्टी टाइप की क्ले होती है, ये अधिक मात्रा में जल को रोक के रखती है, तो इसकी क्षरण क्षमता जो होती है वो सबसे कम होती है। तो आंसर क्या हो गया आपका? सी हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे। दुलहस्ती, ये इधर बांध है, यहाँ पे नदी है। देखिए दुलहस्ती ये किस पर है भाई? आपका चेनाब कहा गया यहाँ पे। गांधी सागर डैम जो है ये चंबल पे बना हुआ है। उकाई जो हो गया ये तापी नदी पे, और तवा जो हो गया ये आपका तवा नदी पे, ठीक है ना। तो चिनाब जो है इस पे ये प्रमुख दुलहस्ती हो गया। इसके अलावा इस पे कुछ एक दो और हैं, जैसे सलाल हो गया, सलाल, बगलिहार हो गया, बगलिहार, ये सब इस नदी पे बने हुए कुछ प्रोजेक्ट हैं, डैम है। ओके, तो आंसर आप इसके अकॉर्डिंग मिला लीजिएगा क्या होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है? माल्थस जो था उन्होंने बताया कि जो जनसंख्या है, ठीक है ना, उसको अगर आत्मनियंत्रण हम ना करें, ठीक है ना, तो वो क्या होगा, उसमें ग्रोथ तो होगी, ठीक, तो उसकी जनसंख्या की जो ग्रोथ होगी वो गुणोत्तर श्रेणी में होगी। किसमें? गुणोत्तर श्रेणी में। ओके, यानी एक के गुणे में दो, दो का चार, चार का 16, ऐसे होगा, ठीक है ना। तो गुणोत्तर श्रेणी में जनसंख्या वृद्धि, जबकि जो संसाधन है ना, रिसोर्सेज, संसाधन, इनमें जो वृद्धि होगी वो समानांतर श्रेणी में होगा। समानांतर श्रेणी में, यानी एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, इस तरीके से। तो ये जो होगा धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति आएगी जिसमें अकाल पड़े, यानी जनसंख्या बहुत अधिक और हमारे पास संसाधन बहुत कम, तो अकाल जैसी कंडीशन उत्पन्न हो जाएगी, जिससे मृत्यु जो है, मृत्यु दर में वृद्धि हो जाएगी। तो उसको नियंत्रण करना है, तो नियंत्रण जन्म दर जो होता है उसको नियंत्रित करके हम लोग कर सकते हैं, ताकि गुणोत्तर वृद्धि ना हो, संसाधन भी हमारे पास एक उचित मात्रा में रहे। क्लियर? आगे बढ़े। तो निम्न में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? इधर दिए गए हैं आपके धातु हैं, यहाँ पे उनके अयस्क दिए गए। एल्यूमिनियम बॉक्साइट से निकाला जाता है, सही बात है। कॉपर सिनेबार, सिनेबार जो है ये पारा का है, इससे पारा प्राप्त किया जाता है। कॉपर जो है, कॉपर का जो अयस्क है वो है क्यूपराइट, क्यूपराइट, इससे निकाला जाता है क्या? कॉपर। ओके, और आपका जिंक, जिंक जो हो गया कैलामाइन हो गया, सही बात है। आयरन हो गया हेमेटाइट हो गया, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट, ये सब किसके हैं? आयरन के हो गए। क्लियर है? तो इसमें सही सुमेलित नहीं है, कौन सा आपका हो जाएगा? ऑप्शन बी सही सुमेलित नहीं है। आगे बढ़े हम लोग। समुद्री घास निम्न तत्वों का मुख्य रूप से प्रमुख स्रोत किसका है? ये तो समुद्री घास आपको पता है ये आयोडीन का मेन सोर्स होता है। क्लियर है? आयोडीन जो कि हमारी बॉडी के लिए, मानसिक विकास के, बच्चों के मानसिक विकास के लिए जरूरी होता है, और साथ ही साथ जो हमारी बॉडी टेम्परेचर होता है उसको भी मेंटेन करने का ये काम करती है। तो ये जो हमारा मरीन इकोसिस्टम में जो ग्रासेस है ना, वहां पे आयोडीन जो है उनका मेन सोर्स क्या होता है? आयोडीन जो है इन्हीं से ही प्राप्त किया जाता है, बनाया जाता है। ओके, नो क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट है, ये फसल और उनमें पाए जाने वाले रोग की बात करें। गेरुई गेहूं में पाया जाने वाला रोग है, सही बात है। अगैती झुलसा आलू में पाया जाने वाला, ठीक है, ब्लैक हो जाते हैं इनमें, लीव्स हो गए। झूठ कंट या फाल्स स्मट कहते हैं, जौ में पाया जाने वाला रोग है, नहीं, ये जौ में नहीं बल्कि किस में पाया जाता है? ये धान में पाया जाने वाला रोग है। और खैरा जो है ये भी धान में पाया जाने वाला रोग है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये स्टेटमेंट, एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। क्लियर है? तो ये आपका ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। झूठ कंट, फाल्स स्मट जौ में नहीं धान में होता है। क्लियर? तो ये है आपका 20 क्वेश्चन, आपके आंसर की यहां पर है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने लिया। ओके, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। ओके, धन्यवाद।